वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में और इकोनॉमिक्स को हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इकोनॉमिक्स खास करके जब आप लोग बीए थर्ड ईयर में पहुँच चुके हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में पहुँच चुके हैं, तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है उसको मैं ऑलरेडी सिलेबस डिस्कशन में चर्चा कर चुका हूँ। इकोनॉमिक्स के 2 पेपर आपको पढ़ने, ये बात आपको सभी को पता होगी। उनमें से जो आपका पहला पेपर है उसी के चैप्टर नंबर 1 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अर्थात ये हमारी पहली क्लास होगी इकोनॉमिक्स की, पेपर 1 की। इकोनॉमिक्स के पेपर 1 में जब आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर में होते हैं तो आपको पढ़ना होता है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में। यानी आपके पेपर का नाम है आर्थिक समृद्धि और विकास, ठीक है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो बहुत ही बारीकी से हम इन दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित होगा, आपका जो पहला चैप्टर है वो यही है आर्थिक समृद्धि एवं विकास। आर्थिक समृद्धि एवं विकास ही आपका पहला चैप्टर है। अर्थात इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आर्थिक वृद्धि क्या है और आर्थिक विकास क्या है, इन दोनों पहलुओं पर बड़े ही बारीकी से गहनता से अध्ययन करने वाले हैं। आपको बता दूं आर्थिक समृद्धि क्या है और उसकी परिभाषा, आर्थिक विकास क्या है और उसकी परिभाषा, इसके अलावा आर्थिक वृद्धि या समृद्धि और आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की विशेषताओं को भी जानने का प्रयास करेंगे। कुछ एक प्रकार से चीज़ों को और हम समझने का प्रयास करेंगे। तो विधिवत तरीके से आज के वीडियो के माध्यम से आप आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड आर्थिक जो विकास है यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बारे में जानने वाले हैं। चलिए चर्चा करते हैं भाई कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें पढ़नी है चैप्टर नंबर 1 में। आर्थिक समृद्धि एवं विकास का अर्थ, परिभाषा, अंतर और विशेषताएं, ठीक है, चर्चा करेंगे। बस यहीं से आपके प्रश्न आने हैं। आर्थिक समृद्धि और विकास से आपका लगभग 10 से 11 मतलब कि 10 से 15 नंबर का आपका प्रश्न यहाँ से तैयार हो जा रहा है एक ही वीडियो के माध्यम से। इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 पर हम चर्चा करेंगे, 3 पर आगे से हम चर्चा करते रहेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और वीडियोज़ आपको मिलते रहें। अच्छा, एक बात खास आपको ये भी बता दूं कि हमारे चैनल पर यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर प्रत्येक सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज वीडियोस, मॉडल पेपर्स, ऑब्जेक्टिव के भी और लिखित के भी, दोनों टाइप के मॉडल पेपर को सॉल्व करवाया जाता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको भी सॉल्व करवाया जाता है। तो आप हमारे चैनल पर जुड़ करके बीए की एक अस्थायी तैयारी, एक बीए की एक प्रकार से विधिवत तैयारी कर सकते हैं। और हमारे द्वारा बताए गए बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं मॉडल पेपर में जो मैं बताता हूं, वो सारे के सारे प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आपको यही सिलेबस पढ़ना है और यही चूंकि उभयनिष्ठ सिलेबस हो चुका है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये वैध सिलेबस है। चले, सबसे पहली बात जानो कि जो निम्नतर जीवन स्तर में फंसी हुई अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है, मतलब कि जो निम्नतर जीवन स्तर में फंसी हुई अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को अल्प अवधि में यानी कम समय में ऊंचे जीवन स्तर पर पहुंचा सके, उसी को हम बोलते हैं आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास। 1 मिनट के लिए इन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत परिभाषा। हालांकि ये परिभाषा जो है ये आर्थिक समृद्धि की है। यहाँ तक हम लोग आर्थिक समृद्धि पर चर्चा करेंगे, यानी ये आर्थिक समृद्धि के बारे में है। ये परिभाषा आर्थिक डेवलपमेंट की है, ठीक है। और इसके बाद में फिर आर्थिक विशेषता मतलब आर्थिक विकास की विशेषताओं को हम समझेंगे। फिर उसके बाद में और आगे हम समझते रहेंगे। तो अभी बस जहाँ जहाँ मैं फोकस करूँगा वहीं वहीं पर आपको फोकस करना है। लिख करके इसलिए मैं पहले रखता हूँ क्योंकि आपको समझाने में मुझे सरलता हो सके और मैं अच्छे तरीके से कोटेशन के माध्यम से, विभिन्न विद्वानों के वक्तव्यों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, तो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा लेक्चर भी और आपको समझने में भी, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको पहले से लिख रखा ताकि समय भी ज़्यादा नष्ट ना हो। सबसे पहली बात, आर्थिक समृद्धि क्या है? आर्थिक समृद्धि वो है जो निम्नतर जीवन स्तर को, निम्नतर जीवन स्तर का मतलब होता है कि जहां पर या जिनका जीवन स्तर गरीबी में कोई व्यक्ति जी रहा है, सभी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो वो निम्नतर जीवन स्तर। निम्न मतलब होता है, निम्नतर का मतलब बहुत गरीबी या फिर एक प्रकार से बहुत निर्धन, मतलब कि जो अपने और अपने आश्रितों की सेवा पाती या अच्छे तरीके से उनका देखभाल, अच्छे तरीके से उनका खान पान, पहनावा ओढ़ावा की व्यवस्था नहीं कर पाता है, वो होता है एक प्रकार से खास करके निम्नतर जीवन स्तर। तो आर्थिक समृद्धि क्या करती है? निम्नतर जीवन स्तर में फंसी हुई जो अल्प विकसित, अल्प माने अभी विकसित नहीं हुई है, कम विकसित हुई अर्थव्यवस्था है,
उस अर्थव्यवस्था को क्या करती है, अल्प अवधि में, अल्प अवधि मतलब होता है कम समय में, अल्प अवधि मतलब क्या हुआ भैया, कम समय में क्या करती है, ऊंचे जीवन स्तर पर पहुंचा सकती है। ऊंचे जीवन स्तर पर, जो निम्नतर जीवन स्तर है उस जीवन स्तर को कम समय में उच्च स्तर पर पहुंचा देना ही एक प्रकार से आर्थिक समृद्धि के द्वारा संभव हो पाता है। यानी आर्थिक समृद्धि के द्वारा निम्नतर जीवन स्तर को उच्चतर जीवन स्तर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। समझ में आई बात? तो ये हुई आर्थिक समृद्धि की एक प्रकार से एक जबरदस्त तरीके से आर्थिक परिभाषा। आर्थिक परिभाषा का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि इसके अगर इकोनॉमिक समृद्धि की बात करें तो उसका जब शाब्दिक अर्थ या उसके अर्थ के बारे में जानेंगे, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। यानी ग्रोथ क्या होता है, जो निम्नतर जीवन स्तर में फंसी हुई अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को अल्प अवधि में कम समय में उच्च जीवन स्तर पर पहुंचा सके या विकसित विकसित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सके, ठीक है। ये हो गई आपकी आर्थिक समृद्धि। इसके अलावा आर्थिक समृद्धि के दो दृष्टियों से हम उस पर पैनी नजर डालेंगे। दो दृष्टि में, एक तो ऐतिहासिक दृष्टि है और एक सैद्धांतिक दृष्टि। दो दृष्टियां मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट होती हैं आर्थिक समृद्धि को जब आप पढ़ रहे होते हैं। विद्वानों ने तमाम प्रकार की, चूंकि आर्थिक समृद्धि एक ऐसा टॉपिक है या आर्थिक विकास एक ऐसा टॉपिक है जिसकी कोई परिभाषा दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विद्वान आए, बहुत सारे आर्थिक जो मतलब साइंटिस्ट हैं यानी कि जो अर्थशास्त्रवेत्ता हैं या अर्थशास्त्री हैं, बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग गए, लेकिन कोई व्यक्ति या कोई भी अर्थशास्त्री एग्जैक्ट परिभाषा आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की ना दे सका। और ऐसी स्थिति में कुछ व्यक्ति कुछ चीज़ें बताते हैं, कुछ व्यक्ति कुछ चीज़ें बताती हैं। हालांकि अगर हम पूरा, कोई भी व्यक्ति इसकी परिभाषा नहीं दे सकता, क्योंकि एक ऐसा ही टॉपिक है चूंकि लगातार परिवर्तित होता रहता है। तो समय के साथ, परिस्थिति के साथ जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट परिवर्तित होता है उसकी परिभाषा दे पाना थोड़ी सी कठिन बात होती है, क्योंकि वो हो सकता है आज प्रासंगिक है लेकिन 10 सालों के बाद या 20 सालों के बाद वही परिभाषा ना प्रासंगिक हो, ठीक है। क्योंकि सिचुएशंस और समय बदल जाता है और इस स्थिति में हर एक चीज़ में बदलाव हो जाता है, चूंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और अर्थशास्त्र चूंकि साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इसलिए साइंटिफिक सब्जेक्ट होने के नाते इसमें परिवर्तन होना भी जरूरी है समय के साथ। अगर परिवर्तन ना हुआ तो फिर एक प्रकार से कला का विषय वस्तु इसको मान लेना उचित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे चूंकि अर्थशास्त्र में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर करके एक प्रकार से अर्थशास्त्र के पहलुओं को समझा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। इस कारण से चूंकि जब वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होगा तो वैज्ञानिक विधियों में परिवर्तन जरूरी होता है और परिवर्तन जरूर होता है इसमें। तो आर्थिक समृद्धि जो है परिवर्तन का द्योतक जरूर है। तो इसीलिए विद्वान इसमें परिभाषा देने में एक प्रकार से कतराते भी हैं और देते हैं तो उतना ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं बैठता है, खंडन मंडन की प्रक्रिया चलती रहती है। कुल मिलाकर के अगर मैं आपको बताऊं तो दो दृष्टि हमको मिली, एक सैद्धांतिक दृष्टि और एक ऐतिहासिक दृष्टि। उनको मैंने यहाँ पर निकाल करके रखा आप लोगों के लिए ताकि आपके समझ में आ जाए। सबसे पहली बात ऐतिहासिक दृष्टि। अब जब हम ऐतिहासिक दृष्टि डालते हैं जी आर्थिक समृद्धि को समझने हेतु, आर्थिक समृद्धि की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो आर्थिक समृद्धि को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने जब विस्तार से इसको पढ़ा जाना समझा तो मुझे दो दृष्टियाँ मिली, एक ऐतिहासिक दृष्टि और एक सैद्धांतिक दृष्टि। ऐतिहासिक दृष्टि से आर्थिक समृद्धि के साथ दो प्रक्रियाएं संबंधित हैं। ऐतिहासिक दृष्टि में जब हम जाएंगे तो दो प्रक्रियाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं पे आर्थिक समृद्धि को एक प्रकार से इंडिकेट करती हैं, उसको हमको बताती हैं कि ये दो प्रक्रियाएं जो हैं ये आर्थिक समृद्धि के बारे में हमको जताती हैं, हमको चेताती हैं, हमको बताती हैं, ठीक है। देखिए वो दो प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं जो एक प्रकार से आर्थिक समृद्धि से रिलेटेड हैं, आर्थिक समृद्धि से संबंधित है और वो भी ऐतिहासिक दृष्टि से। सबसे पहली बात, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण। आज वर्तमान में आप देख रहे हैं उद्योगों का विकास लगातार हो रहा है। उद्योगों के विकास से क्या तात्पर्य समझना चाहिए? उद्योगों का जब लगातार विकास होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब उद्योगों का जहां पर भी विकास होगा वहां पर जो निम्नतर जीवन स्तर होगा वो उच्चतर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पर प्रति व्यक्ति आय अभी नहीं थी, और प्रति व्यक्ति आय इसलिए नहीं थी क्योंकि हर एक जो व्यक्ति था वो कृषि या पशुपालन में लगा हुआ था या अन्य किसी चीज में लगा हुआ था। क्योंकि जब उद्योग नहीं रहता है तो व्यक्ति क्या करेगा, या तो कृषि करेगा या तो पशुपालन करेगा या फिर और भी कोई काम धंधा कर लेगा, लेकिन वो एक प्रकार से, लेकिन उसका जीवन स्तर जो होगा उच्च नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कृषि के अतिरिक्त एक रुपया कमाने का जरिया उद्योगों के माध्यम से मिल जाता है लोगों को। कहीं एक स्थान पर अगर उद्योग स्थापित होते हैं तो उद्योगों की स्थापना होने के बाद में
बहुत प्रॉफिट होता है लोगों को, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोग जो होते हैं वहाँ पर काम करते हैं और काम करने के बाद में उचित दाम पाते हैं, मजदूरी पाते हैं और मजदूरी पाने के बाद में उनकी एक प्रकार से प्रति व्यक्ति आय भी निर्धारित हो जाती है। जो व्यक्ति एक प्रकार से निर्धन है वो भी एक प्रकार से जब काम में लग जाते हैं तो उनकी भी एक प्रकार से कुछ ना कुछ इनकम होती है, इससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से क्या होता है, अर्थव्यवस्था में एक प्रकार से वृद्धि होती है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। समझ रहे चीजों को? प्रति व्यक्ति आय अगर जितने कम होगी उतने ज्यादा आर्थिक विकास जो होगा वो कम होगा, लेकिन आर्थिक वृद्धि जो होगी अगर ज्यादा, मतलब समझिए कि मतलब प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है तो एक प्रकार से आर्थिक समृद्धि मतलब हो रही है। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि कहीं ना कहीं पे प्रति व्यक्ति आय पर डिपेंड करती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है बहुत सारे लोगों की। आप देखते हैं चूंकि जब उद्योग स्थापित हो गया तो लोग काम करने लगे तो जो व्यक्ति बेरोजगार थे उनको रोजगार मिल गया, तो रोजगार एक प्रकार से बेरोजगारी दर भी कम हो गई, रोजगार दर में वृद्धि भी हुई। समझ रहे? मान लेते हैं अभी तक 55% बेरोजगारी दर थी तो एक प्रकार से वो दर 45% हो गई। अब जब वो दर 45% होगी तो ऑलरेडी एक प्रकार से रोजगार की दर 55% हो जाएगी और बेरोजगारी की दर 45% हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है? ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे दोस्तों आपको सीधा सीधा क्या समझना है भैया कि बढ़ता हुआ औद्योगिकरण जो है ये कहीं ना कहीं पे आर्थिक समृद्धि को हमको दिखाता है। औद्योगिकरण जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो आर्थिक समृद्धि को एक प्रकार से आगे बढ़ा रहा है, यानी कि विकास उद्योगों का हो रहा है लेकिन वृद्धि किसमें हो रही है? आर्थिक समृद्धि हो रही है, एक प्रकार से अर्थतंत्र में वृद्धि हो रही है। समझ रहे चीजों को? यानी कि बढ़ता हुआ औद्योगिकरण। अच्छा, उद्योगों के विकास से क्या होता है? उद्योगों के विकास से जैसे मार्केट वहां पर डेवलप हो जाता है, वहां पर लोगों का बसाव हो जाता है, वहां की जमीनें महंगी हो जाती हैं। ठीक है, वहां पर चूंकि उद्योगों में एक प्रकार से डायरेक्ट तो माल बनते नहीं है, कच्चे माल यानी जो रॉ मटेरियल होते हैं उनका उपयोग होता है। रॉ मटेरियल एक प्रकार से खेतों में किसान लोग उगाते हैं या फिर कहीं से और मंगवा लिया, तो कहीं ना कहीं पे इससे क्या होगा, स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा और इसके अलावा वहां पर रोड बनेगी बढ़िया तरीके से, उसमें बहुत सारे लोगों को काम मिल जाएगा। इसके अलावा वहीं पर एक प्रकार से बहुत सारे चाय समोसा तमाम प्रकार की दुकानें लोग खोल करके वहां पर रोजगार कुछ ना कुछ मात्रा में प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से तमाम प्रकार की चीजें होंगी जिसके माध्यम से रोजगार डेवलप होगा और एक प्रकार से वहां का जो स्थानीय, वहां पर अगर कोई भी लोग नहीं रहता है तो बहुत सारे लोग विभिन्न क्षेत्रों से आएंगे, वहां पर बसेंगे, वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बनेंगी, लोग वहां पर रहेंगे, जीवन स्तर उच्च होता जाएगा। तो जो औद्योगिकरण है एक प्रकार से वो बढ़ रहा है, इसका मतलब आर्थिक समृद्धि हो रही है, पहली बात। दूसरी बात है बढ़ता हुआ वाणिज्यीकरण। एक प्रकार से लगातार एक प्रकार से जो वाणिज्य है, जो व्यापार है वो बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि पहले क्या होता था, व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत सारे दिक्कतें आती थी, चाहे वो राजनीति की दिक्कतें हो चाहे एक प्रकार से युद्ध की दिक्कतें हो। पहले क्या होता था, जैसे वास्को डी गामा को जल में से एक प्रकार से भारत क्यों आना पड़ा? जल में से इसीलिए वास्को डी गामा को भारत में आना पड़ा, यानी जलीय मार्ग की खोज करी भारत तक पहुंचने की। ठीक है, पुर्तगाल से वास्को डी गामा एक नाविक था, वो एक प्रकार से लेकर के निकलता है मसालों की खोज में कि भाई यात्रा करनी हमको, वो आता है। ठीक है, तो ये क्यों आता है समुद्री मार्ग से? क्यों उसको स्थल मार्ग से आने से रोका गया? क्योंकि स्थल मार्ग पर क्या हो रहा था कि उस समय एक प्रकार से मुस्लिम सत्ता एक प्रकार से हथियाए हुई थी और उस समय युद्ध जब भी चल रहे थे कई सारे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राजनीतिक शक्तियां जब एक प्रकार से, चूंकि वो भाई ऊपर आप देखिए अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सब उधर आप देखिए, तो उधर से एक प्रकार से इनको रास्ता ना मिला, इस कारण से समुद्री मार्ग के खोज करके और एक प्रकार से अफ्रीका से होते हुए कालीकट 1498 में आकर के पहुंचा। तो ये सब कई कारण होते हैं जो कि एक प्रकार से वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देते। तो पहले कुछ बहुत जटिल प्रोसेस होता था व्यापार का, लेकिन आजकल क्या है, सभी देशों की एक प्रकार से अपनी अपनी नीतियां हैं और नीति के द्वारा हर एक देश दूसरे देश में व्यापार करता है। हर एक देश में एक प्रकार से आप देखते हैं बड़ी बड़ी पानी की जहाज़ों का विकास होगा, जिसके परिणाम स्वरूप देखिए सबसे सस्ता व्यापार जो होता है पानी की जहाज़ों से होता है। बड़ी बड़ी पानी की जहाज़ें जो होती हैं कम ईंधन में कम समय में दूसरे देशों तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, और वहाँ पर कोई जाम वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होती है और एक प्रकार से बहुत सरलता से एक प्रकार से चीज़ें पहुंच जाती है। जैसे स्वेज नहर के बन जाने से या एक प्रकार से और भी जो नहरें, पनामा नहर के बन जाने से बहुत सारी दूरियां कम हुई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा वाणिज्यीकरण जो है पहले की अपेक्षा आज जो है एक प्रकार से ज़्यादा अच्छा हुआ है, ज़्यादा सूटेबल हुआ है। आज आर्थिक जो एक प्रकार से जो आज वाणिज्य आप कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उसको लेकर के विश्व व्यापार की नीति भी बनी हुई है कि भाई कैसे व्यापार की नीति है, किस रुपए में व्यापार होगा, कि डॉलर में होगा, कि पाउंड में होगा,
होगा, सारी चीज़ें फिक्स है। हर एक देश दूसरे देश से व्यापार कर सकता है और कई सारे जो है व्यापार संगठन भी बने हैं जो कि एक प्रकार से या एक प्रकार से विश्व बैंक है, उससे आप कर्जा भी ले सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे बढ़ता हुआ वाणिज्यीकरण भी एक प्रकार से आर्थिक समृद्धि का द्योतक है, आर्थिक समृद्धि एक प्रकार से करता है। तो ये 2 पॉइंट हो गया, एक तो बढ़ता हुआ औद्योगिकरण और दूसरा बढ़ता हुआ वाणिज्यीकरण। औद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योगों का विकास होता है और दूसरा क्या है, वाणिज्यीकरण मतलब व्यापार होता है। और व्यापार होने से क्या होता है, हमारे पास जब मान लेते हैं जो चीज़ें हैं वो चीज़ मैं आपको दे देता हूं और आपके पास जो चीज़ें वो मैं ले लेता हूं। तो इस प्रकार से जब आपसी लेन देन यानी विनिमय हो जाता है, तो विनिमय एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है इकोनॉमिक्स का। तो विनिमय जब हो जाता है, चाहे वस्तुओं का विनिमय हो चाहे और भी चीज़ों का विनिमय हो, तो विनिमय के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज, यानी कि एक दूसरे, हमारे पास जो है मैंने आपको दे दिया, आपके पास जो है वो आपने हमको दे दिया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब वही लोग एक प्रकार से आपस में द्वंद्व करते हैं, झगड़ा करते हैं, युद्ध करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। समझ रहे हैं, समृद्धि और विकास दोनों में एक प्रकार से अंतर अभी मैं समझूंगा विस्तार से, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है हमने। अब आगे देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि तो ये हो गई। अब हम चर्चा करेंगे सैद्धांतिक दृष्टि से। सैद्धांतिक दृष्टि से आर्थिक समृद्धि की कई सारी प्रक्रियाएं हैं। जैसे सबसे पहली बात, जीडीपी में वृद्धि। जीडीपी में वृद्धि, जो कि जीडीपी क्या है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं सकल घरेलू, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। इसी सकल घरेलू उत्पाद में से जब मूल्य ह्रास दर घटा देते हैं तो प्रति व्यक्ति निबल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। यानी कि क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता भैया, ग्रास नेट प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जीएनपी प्राप्त होती है। अभी हम समझेंगे। तो सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है, सकल घरेलू का उत्पाद का मतलब होता है किसी क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत, या किसी से कोई देश है, किसी देश की सीमा के अंतर्गत रह रहे लोगों के द्वारा उत्पादित, एक साल में जो उत्पादित चीजें होती हैं, ठीक है, उनका जो बाजार मूल्य होता है उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद या ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें जब वृद्धि होती है, यानी जीडीपी में वृद्धि किसको दर्शाती है, आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। दूसरी बात, जीएनपी में वृद्धि। जीएनपी मतलब ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में से जब जो है एक प्रकार से सारी चीज़ों को घटा देते हैं, जितनी भी पूंजी या जो भी चीज़ें लगी हैं, मूल्य ह्रास दर जो भी चीज़ें हैं या मजदूरी दर जो भी लगी, वो सब जब घटा देते हैं तो हमको ग्रास नेट मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है, एनएनपी प्राप्त होता है। उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, इसको बोलते हैं। समझ में, अभी मैं आपको और चीज़ों को समझाऊंगा। तो जीएनपी का मतलब क्या होता है, जीएनपी का मतलब होता है आपका, जी माने होता है, क्या होता है, जी माने होता है सकल, यानी कि ग्रास, और एन माने होता है नेशनल, पी माने होता है प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है, जैसे भारत के लोग तो शामिल ही होंगे इसमें, उत्पादन के साधनों से जितना कमा रहे हैं वो, ठीक है। इसके अलावा जो विदेशी जो रुपया मतलब विदेशी में जो कमा रहे हैं, विदेशों में जाकर के, कोई सऊदी अरब में, कोई अमेरिका, कोई फ्रांस, कोई इटली, कोई जर्मनी, ठीक है, तो वहाँ पर जो लोग कमा रहे हैं वो भी जो पैसा यहाँ पर भेज रहे हैं, तो बाहरी और आंतरिक सीमा सभी को मिला लेते हैं, तो वो होता है ग्रास नेट प्रोडक्ट, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब जीएनपी में वृद्धि होती है तो वो भी वृद्धि क्या होती है, जीएनपी में वृद्धि भी एक प्रकार से आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। अगर जीएनपी में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब आर्थिक समृद्धि उसी को बोलते हैं जब जीएनपी में वृद्धि हो, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में वृद्धि हो। तीसरी वृद्धि जो है, या तीसरा सिद्धांत कहता है जब किस में वृद्धि हो भैया, प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि हो। प्रति व्यक्ति जीडीपी का मतलब क्या होता है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि एक प्रकार से प्रति व्यक्ति कितना उत्पादन कर रहा है उसमें वृद्धि हो, कि जैसे आज आप 1 किलो कोयला निकाल रहे थे, कल आप 20 किलो कोयला निकालोगे, तो वो हो गया एक प्रकार से प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि, ठीक है, ये हो गया। तीसरी बात, प्रति व्यक्ति जीएनपी में वृद्धि, वही नेशनल प्रोडक्ट की, कोई बाहर है कोई अंदर है, वो सारी चीजें। तो प्रति व्यक्ति जीएनपी में वृद्धि भी एक प्रकार से उसकी किसकी द्योतक है भैया, वो भी आर्थिक समृद्धि की द्योतक है, आर्थिक समृद्धि से ही रिलेटेड है। प्रति व्यक्ति जीएनपी में वृद्धि हो रही मतलब आर्थिक समृद्धि हो रही है, ठीक है। प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि हो रही है, आर्थिक वृद्धि हो रही है। तीसरा है प्रति व्यक्ति निबल घरेलू उत्पाद। निबल घरेलू उत्पाद आप लोग बहुत पहली बार सुन रहे होंगे। निबल घरेलू उत्पाद का सीधा सा मतलब होता है निबल घरेलू उत्पाद, यानी एन जी और पी, ठीक है, नेशनल मतलब कि सॉरी नेट ग्रास प्रोडक्ट, ठीक है। नेट ग्रास प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एनडीपी, एनडीपी बोलो इसको, ठीक है, एनडीपी। एनडीपी का मतलब क्या हो गया,
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी निबल घरेलू उत्पाद। नेट माने क्या होता है? शुद्ध, ठीक है, शुद्ध डोमेस्टिक यानी घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद को निबल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। निबल घरेलू उत्पाद में अगर वृद्धि हो रही है, अच्छा निबल घरेलू उत्पाद कैसे प्राप्त होता है? जब आप जीडीपी में से यानी सकल घरेलू उत्पाद में से जो भी मजदूरी दर, जो भी एक साल में खर्चा लगा है, यातायात का, आवागमन का, संचार का, सभी चीज का जितना भी खर्चा लगा हुआ है, वो सारा का सारा खर्चा एक साल में जितना आप कमा रहे हैं, जितना पूरे के पूरे भारत में एक साल में उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन का जो मार्केट वैल्यू है वो इकट्ठा कर ले। मान लेते हैं पूरा जो है भारत एक साल में एक प्रकार से जितना चीजें उत्पादन के साधनों से जितना कमाता है वो मान लेते हैं 1 लाख मान लेते हैं 1 लाख करोड़, ठीक है, या 1 लाख मान लेते हैं, या 10 रुपए मान लो, 10 रुपए कमाता है पूरा का पूरा भारत, मान लेते हैं 10 रुपए कमा रहा है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। और 5 रुपए एक प्रकार से क्या लग रहा है? 5 रुपए एक प्रकार से खर्चा लग जा रहा है पूरा कि उसको कमाने में, जैसे मजदूर रखेंगे खुदाई करने के, उत्पादन के साधनों को, या यातायात के साधन होंगे, संचार में कुछ खर्चा होगा, तमाम प्रकार की और भी चीजें खर्चा होंगी। तो जितना आपने एक साल में कमाया और कितना उस कमाने के चक्कर में कितना खर्चा लगा, जो आपने कमाया 10 रुपया, खर्चा लगा 5 रुपया, 5 रुपया 10 में से घटा देंगे, जो बचा 5 रुपया वो क्या होगा? वही होगा आपका निबल घरेलू उत्पाद। तो जब निबल घरेलू उत्पाद में यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि होती है, उस वृद्धि को भी हम आर्थिक वृद्धि या आर्थिक समृद्धि की श्रेणी में रखते हैं। समझ में आ रही चीजें? अगर ना समझ में आए तो तुरंत बता देना भैया, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। नेट नेशनल प्रोडक्ट का सीधा सा मतलब होता है जैसे कि कोई दुकानदार है, वो बाजार से 10 रुपए का एक प्रकार से एक पैकेट बिस्किट लाता है। अब वो बिस्किट लाता है तो उसका बाजार जाने में 5 रुपए का तेल लगा, 5 रुपए आने में तेल लगा उसका, वो एक बिस्कुट के पीछे मान लेते हैं। या वो बाजार गया 100 रुपए का सामान लेकर के आया, अब वो 100 रुपए का सामान लेकर के आया, अब एक प्रकार से वो 100 रुपए का सामान यहाँ पर कितने बेचता है? वो सामान एक प्रकार से यहाँ पर बेचता है वो या मान लेते हैं 120 रुपए में, क्योंकि वो 20 रुपए मुनाफा कमाना चाहता है। मुनाफा इसलिए कमाता क्योंकि उसके आवागमन में या और चीज़ों में एक प्रकार से, या उसके खर्चा में, या लाइट बिजली का जो बिल आता है, इन सभी के खर्चे एक प्रकार से लग जाते हैं उसमें लगभग 10 या 15 रुपए, तो 5 रुपए उसका प्रॉफिट होता है। लेकिन अब यहाँ पर उल्टा सीधा सा ये है कि पहले 120 रुपए का मान लेते पूरा स्ट्रक्चर है, 120 रुपए एक प्रकार से पूरा मूल्य मान लेते वहां से लेकर के आया, 120 रुपए पूरा का पूरा पूरे भारत ने मिलकर के कमाया। अब 120 में से 20 रुपया मान लेते खर्चा लगा था, तो 20 उसमें से लेस कर देंगे तो आपका बचेगा 100 रुपए, आपका पूरा का पूरा क्या बचेगा? मुनाफा बचेगा। अब ये मुनाफा जो है वही मुनाफा कहा जाता है निबल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति निबल घरेलू उत्पाद में जब वृद्धि होती है, उस वृद्धि को भी हम क्या बोलते हैं? उस वृद्धि को भी मेरे प्यारे दोस्तों हम आर्थिक समृद्धि की श्रेणी में रखते हैं। इसी प्रकार से अगला है प्रति व्यक्ति निबल राष्ट्रीय उत्पाद। निबल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, एनएनपी बोलते हैं। जब जीएनपी में से हम जो है मूल्य ह्रास दर या जितना भी एक प्रकार से जो है लगा हुआ है उसमें वो जब लेस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जीएनपी में से जब आप घटा देंगे, मूल्य ह्रास दर घटा देंगे तो एनएनपी प्राप्त होता है, अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है, निबल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में जब वृद्धि होती है, ये भी एक प्रकार से क्या है? आर्थिक समृद्धि की द्योतक है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है? प्रति व्यक्ति मतलब कि कितना उत्पाद एक व्यक्ति माने तो 10 किलो कोयला तो 20 किलो कोयला कर रहा है, तो वो भी प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा उसके साथ साथ आय और संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण, न्याय मतलब आय और संपत्ति कितना, प्रति व्यक्ति आय कितना है और प्रति व्यक्ति संपत्ति कितना है, उसका वितरण जो है न्यायपूर्ण है। और एक प्रकार से प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो और प्रति व्यक्ति संपत्ति में भी वृद्धि अगर हो रही है तो वो आर्थिक समृद्धि का द्योतक है। यहाँ पर आप लोगों ने आर्थिक समृद्धि के बारे में कुछ चीजें जानी। एक विद्वान है, उनका नाम है चार्ल्स बीतलहाइम। चार्ल्स बीतलहाइम जो हैं वो आर्थिक समृद्धि की परिभाषा को देते हुए बड़ी जबरदस्त परिभाषा देते हैं और कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि जो होती है, आर्थिक समृद्धि की चर्चा करते समय उद्देश्य केवल मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब होता है क्वांटिटिव परिवर्तन। जैसे आपके पास 10 रुपया था तो 20 रुपया हो गया, केवल यही आर्थिक समृद्धि नहीं है, समझ रहे हैं। मात्रात्मक परिवर्तन यानी अधिक उत्पादन नहीं होना चाहिए कि आपने एक प्रकार से जीडीपी
पहले आपकी 10 थी, अब आप जो है जीडीपी आपकी 15 हो गई है, तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, आप आर्थिक समृद्धि की श्रेणी में चले गए। इसको तो होना ही है, मतलब ये तो शामिल होता है, मात्रात्मक परिवर्तन तो शामिल ही होता है। इसके अलावा गुणात्मक परिवर्तन यानी अधिक श्रम उत्पादकता। अधिक श्रम उत्पादकता का मतलब क्या होता है, आपके पास जो लेबर हैं उनकी भी एक प्रकार से क्या होनी चाहिए, उनके श्रम में भी एक प्रकार से, यानी कि पहले के लेबर 1 घंटे में मान लेते हैं या 1 दिन में 10 मकान, मतलब 1 दिन में मान लेते हैं कि वो जो है 10 काम करते थे, तो आज वो 1 दिन में 15 काम कर रहे हैं। 1 दिन में 10 कुर्सी बनाते थे, आज 1 दिन में वो 15 बना रहे हैं, 16 बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति, ये भी एक प्रकार से उनके श्रमिक यानी उनके श्रम में भी परिवर्तन हो, उनके श्रम में क्या हो, उत्पादकता उनकी बढ़े, ठीक है। यानी गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन मतलब क्वांटिटी में परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन मतलब क्वालिटी में परिवर्तन। जैसे पहले क्या होता है, पहले शुरुआत में अगर मान लेते हैं मैं वीडियो बनाता हूं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, या आप वीडियो बनाने की बात ही छोड़ दो, मतलब वीडियो ही बनाता हूं, तो मैं पहले 1 दिन में 4 वीडियो बनाता था मान लेते हैं, आज 1 दिन में मैं 10 वीडियो बना रहा हूं। तो ये आर्थिक समृद्धि तो हो जाएगी, लेकिन मात्र 10 वीडियो बनाने से आर्थिक समृद्धि नहीं होगी। पहले की वीडियो में एक प्रकार से आप देखिए, पहले की वीडियो में जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम होगी और आज की वीडियो में थोड़ी क्वालिटी ज़्यादा होगी। तो 1 मिनट, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में परिवर्तन होता है। मतलब पहले की वीडियो की क्वालिटी, जरूरी नहीं केवल क्वांटिटी ही आप बढ़ा दें, क्वालिटी पर भी ध्यान दें, कहने का मतलब ये है। यानी क्वांटिटी और क्वालिटी, मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन, वो भी वृद्धि, ठीक है, ज़्यादा बढ़े, अधिक हो, तो उसको बोलते हैं आर्थिक समृद्धि। तो यही कहते हैं चार्ल्स बीटलहाइम की आर्थिक समृद्धि की चर्चा करते समय उद्देश्य केवल मात्रात्मक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी अधिक उत्पादन नहीं होना चाहिए, बल्कि गुणात्मक परिवर्तन यानी अधिक श्रम उत्पादकता पर भी ध्यान देना चाहिए लोगों को। केवल इस तरह के गुणात्मक परिवर्तन के द्वारा ही अर्थव्यवस्था उच्च विकसित स्तर पर पहुंच सकती है। समझ में आई चीजें? यानी इन्होंने कहा कि अगर आप केवल एक प्रकार से उत्पादन पर ध्यान देंगे और उत्पादन की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देंगे, तो आर्थिक समृद्धि कहीं ना कहीं पे उतनी अधिक नहीं हो पाएगी जितनी अधिक आप सोच रहे हैं या जितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपको क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा, तो वो होती है आर्थिक समृद्धि। यानी आर्थिक समृद्धि में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को शामिल करने की बात करते हैं चार्ल्स बीटलहाइम। अब इसके बाद में यहाँ तक आर्थिक समृद्धि आपके समझ में आ गई होगी कि वास्तव में आर्थिक समृद्धि है क्या। अब हम आर्थिक समृद्धि के साथ ही साथ आज के वीडियो के माध्यम से हम आर्थिक समृद्धि तो चर्चा कर चुके हैं, अब आर्थिक विकास की बात करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो आर्थिक विकास जो है, अगर आप तमाम प्रकार के विद्वानों की परिभाषाओं को देखेंगे, बहुत सारे विद्वानों ने आर्थिक विकास की अलग अलग परिभाषा दी है। उन समस्त विद्वानों की परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में ये परिभाषा मैंने आपके समक्ष लिखी है, ये जो काले जो है मार्कर से लिखी है, आप देखिएगा। आर्थिक विकास जो है, इसकी अगर बात की जाए तो आर्थिक विकास और खास करके आर्थिक समृद्धि को पर्यायवाची के रूप में शुरुआत में जानते थे लोग, लेकिन अब दोनों अवधारणाओं में थोड़ा बहुत अंतर दिखाई पड़ता है। जहां आर्थिक समृद्धि को राष्ट्रीय और घरेलू उत्पाद अथवा प्रति व्यक्ति उत्पाद के वृद्धि के रूप में मापा जाता है, वहीं पर आर्थिक विकास में गुणात्मक पहलुओं पर विचार किया जाता है। वर्तमान में अर्थशास्त्री अब केवल सकल घरेलू उत्पाद अथवा सकल राष्ट्रीय उत्पाद तक सीमित न रह करके विकास की प्रक्रिया पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कुल मिलाकर के विकास जो होता है मानव की केवल भौतिक आवश्यकताओं से नहीं, बल्कि उसके जीवन की सामाजिक दशाओं की उन्नति से भी संबंधित होना चाहिए, और इस तरह विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत, आर्थिक परिवर्तन भी शामिल होने चाहिए। कुल मिलाकर के वृद्धि जो होती है, मुख्य रूप से वृद्धि का अर्थ होता है केवल क्वांटिटी में परिवर्तन, ठीक है, और विकास का मतलब होता है क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में परिवर्तन। लेकिन पहले समृद्धि और विकास दोनों अलग अलग नहीं हुआ करते थे, एक ही विचारधारा हुआ करती थी कि समृद्धि यानी आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास एक ही बात है। लेकिन आज जब वर्तमान में एक प्रकार से लोगों ने उस पर ज़्यादा डिस्कस किया, ज़्यादा विचार किया, तो आज हमारे सामने समक्ष 2 अवधारणाएं आती हैं, एक आर्थिक वृद्धि या समृद्धि की यानी इकोनॉमिक ग्रोथ की, और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो ग्रोथ को एक प्रकार से केवल मात्रात्मक परिवर्तन के रूप में विद्वान बताते हैं। कुछ विद्वान जो हैं वो उसको क्वांटिटी में परिवर्तन की बात करते हैं, बाकी वो क्वालिटी की ही मतलब कि क्वांटिटी की बात करते हैं बहुत सारे लोग, क्वालिटी की बात बहुत कम लोग करते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को अपने में समाहित करता है आर्थिक विकास, यही अंतर है। अभी देखिए आर्थिक विकास क्या करता है, आर्थिक विकास वह सतत प्रक्रिया है, सतत मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया,
सतत प्रक्रिया का एक ये भी मतलब होता है कि पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाए। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आर्थिक विकास हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके होना चाहिए। अगर सतत विकास को ध्यान में रख करके आर्थिक विकास नहीं हुआ तो वो आर्थिक विकास फिर जान लीजिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना होना चाहिए उसको। यानी कि सतत विकास क्या है भाई, ये प्रश्न उठता है आपके मन में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट डू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास वास्तव में है क्या। सतत विकास मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको अगर बताऊं तो पर्यावरण को ध्यान में रख करके, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रख करके आर्थिक विकास किया जाए। यानी फैक्ट्री आप स्थापित करें, लेकिन फैक्ट्री स्थापित करने के साथ साथ यह भी ध्यान रखें कि जो आप फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं उसके नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या हैं। नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं उनको एक प्रकार से आप ध्यान में रख करके, यानी उनको सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू में ले जाने का काम करें और आर्थिक विकास अपना स्थापित करें। यानी आप बांध बनाओ, लेकिन बांध बनाने से अगर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो बांध बनाना उचित भी नहीं है। यानी बांध उन स्थानों पर बनाओ जहां पर जलभराव की समस्या कम हो, जहां पर एक प्रकार से लोगों को विस्थापन कम करना पड़े, और भी तमाम प्रकार की चीजें जिसको आपको ध्यान रखने योग्य बात है। यानी पर्यावरण को खत्म करके आप अगर उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं तो ये गलत बात है, ये सतत विकास के खिलाफ है। सतत विकास तब होगा जब पर्यावरण के मुद्दों को आप ध्यान में रख करके और आप विकास करोगे, आप डेवलपमेंट करोगे, आप ग्रोथ करोगे तो इंपॉर्टेंट होगा। और वही चीज एक प्रकार से आर्थिक विकास यहां पर करता है। इसी दृष्टि से आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध समस्त साधनों का क्या, देश में उपलब्ध की बात कर रहा है, देश में उपलब्ध समस्त साधनों का क्या करता है। सतत विकास वह प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का, कहां पर उपलब्ध, देश में उपलब्ध किनका, समस्त संसाधनों का, किससे, कुशलतापूर्वक विदोहन होता है। क्या होता है, कुशलतापूर्वक विदोहन होता है। किसका दोहन होता है, किसका दोहन होता है, देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का। संसाधन है क्या, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानवकृत संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में जैसे कि जो प्रकृति के द्वारा हमको मिला हुआ है, प्रकृति के द्वारा क्या मिला, जल, मृदा, वायु, पेड़ पौधे, बहुत सारी चीजें, तो ये सब हमको क्या मिली, प्रकृति प्रदत्त मिली है। समुद्र, ये सब प्रकृति प्रदत्त एक प्रकार से संसाधन है। मनुष्य ने क्या निर्मित किया, बहुत सारे संसाधन मनुष्य ने बनाए हैं खुद प्रकृति के द्वारा। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। तो क्या होता है, आर्थिक विकास वह सतत प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन, यानी कि उसको एक प्रकार से प्राप्त किया जाता है। जैसे पेट्रोलियम, कोयला और अभ्रक, सीसा, जस्ता जो भी मिलता है प्रकृति से विदोहन करके, खुदाई करके, खनन करके, जो भी प्राप्त करके, जिस विधि से भी प्राप्त करें, कई विधियां होती है प्राप्त करने की, तो सारी विधियों और एक प्रकार कुशलतापूर्वक विदोहन होता है वो, और जिसके अंतर्गत क्या होता है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, नेशनल इनकम एवं प्रति व्यक्ति इनकम, ठीक है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि, निरंतर और दीर्घकालीन मतलब कि अधिक समय के लिए वृद्धि होती है, बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। निरंतर मतलब लगातार वृद्धि होती है और दीर्घकालीन वृद्धि होती रहती है। आर्थिक विषमता में कमी आती है। आर्थिक विषमता मतलब क्या होता है, कहीं पर लोग गरीब है, कहीं पर अमीर है, तो ये विषमता खत्म होती है, आर्थिक समानता आती है, आर्थिक विषमता खत्म होती है। वो होता है एक प्रकार से आर्थिक विकास। सामान्य जनता के जीवन स्तर एवं कल्याण में बढ़ोतरी होती है। कुल मिलाकर के संपूर्ण आर्थिक विकास को मैंने 2 लाइनों में आपको लिख करके समझा दिया कि आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो है, इसके अंतर्गत देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है, और विदोहन के परिणाम स्वरूप या इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब विदोहन करेंगे आप समस्त संसाधनों का जो आपके देश में प्राप्त है, आपके देश की सीमा में जो संसाधन हमको मिले हुए हैं, उन संसाधनों का हम उचित तरीके से दोहन करते हैं, उन संसाधनों को प्राप्त करते हैं, तो जाहिर सी बात है उन संसाधनों की कुछ मार्केट वैल्यू होगी, और जब हम उन संसाधनों को बेचेंगे, उन संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करेंगे, उपयोग के परिणाम स्वरूप क्या होगा, हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। राष्ट्रीय आय बढ़ने का एक तात्पर्य यह भी है कि प्रति व्यक्ति इनकम भी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति या प्रति कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तभी एक प्रकार से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि का सीधा सा मतलब हो गया कि आर्थिक विकास हो रहा है। तो ये हो गई एक प्रकार से आर्थिक विकास की बात। तो प्रति व्यक्ति आय में निरंतर और दीर्घकालीन वृद्धि होती है, उसको बोलते हैं आर्थिक विकास। इसके अलावा इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, आर्थिक विषमता में कमी आती है। जब लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में अमीर और अमीर नहीं और गरीब नहीं, बल्कि जो गरीब होते हैं वो एक प्रकार से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने का काम करने लगते हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक विषमता में कमी आती है, आर्थिक समानता में वृद्धि होती है, सामान्य जनता के जीवन स्तर
एक प्रकार से जो सामान्य जनता है उनके जीवन स्तर में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। इसके अलावा कल्याण, जो मनुष्य का कल्याण है उसमें भी बढ़ोतरी होती है, यानी सामान्य जनता का कल्याण होता है, सामान्य जनता का जीवन स्तर में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, वो होता है आर्थिक विकास। यानी आर्थिक विकास है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के द्वारा समस्त जनता का कल्याण होता है, समस्त जनता की जीवन स्तर में एक प्रकार से उछाल आती है, राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है, इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। अर्थात कुल मिलाकर के जहां आर्थिक समृद्धि एक तरफ उत्पादों पर फोकस कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक प्रकार से उन्हीं उत्पादों के मूल्य पर फोकस करता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास मुख्य रूप से भौतिक और अभौतिक सभी चीज़ों को अपने आप में समाहित करते हुए मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों को अपने आप में समाहित करता है। इस प्रकार से आर्थिक विकास के बारे में मैंने आपको यहाँ पर कह सुनाया। अब आर्थिक विकास की अगर आपसे विशेषता पूछे तो आप क्या बताओगे, यहाँ पर वो चीज़ें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहली विशेषता आर्थिक विकास की विशेषता, हेडिंग डालेंगे आर्थिक विकास की विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता आर्थिक विकास की यह है कि आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत माने मैंने शुरुआत में बताया आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। आर्थिक विकास क्या है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, पर्यावरण को ध्यान में रख करके चलने वाली प्रक्रिया है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता आर्थिक विकास जो है वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। वास्तविक राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, नेट नेशनल इनकम। ठीक है, जो नेट नेशनल इनकम होती है या वास्तविक रियल नेशनल इनकम जो होती है, यानी वास्तविक राष्ट्रीय आय जो होती है उसमें वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय का सीधा सा मतलब होता है कि मान लेते हैं भारत देश है या कोई भी देश है, ए देश है, ए देश का एक प्रकार से एक साल में ए व्यक्ति जो है मतलब ए देश है और एक प्रकार से ए में क्या हो रहा है, ए की जनसंख्या मान लेते हैं 20 है। ठीक है, 20 लोग ए देश में रहते हैं। अब क्या है, 20 लोग उसमें रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, अब राष्ट्रीय आय आपको निकालनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे। मान लेते उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, एक व्यक्ति की आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय आप ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, प्रति व्यक्ति आय पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो प्रति व्यक्ति आय आप कैसे निकालेंगे, जनसंख्या मान लेते हैं वहाँ की 20 लोग हैं। ठीक है, यानी 20 लोग, ठीक है 20 लोग वहाँ पर रहते हैं पूरे के पूरे देश में, ए देश में 20 लोग निवास कर रहे हैं। अब वास्तविक राष्ट्रीय आय मान लेते हैं वहाँ पर पूरे के पूरे देश ने मिल करके या पूरे के पूरे देश की जो राष्ट्रीय आय है वो कितनी है, मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है, 100 RS जो है रुपया है। ठीक है, 100 RS जो है क्या है, 100 RS क्या है, 20 लोग मिलकर के कमा रहे हैं। अब आपको निकालना है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी 100, यानी कि जो आपका क्या है, जो प्रति मतलब कि जो वास्तविक राष्ट्रीय आय है उसी को जनसंख्या से भाग दे देंगे। अब जनसंख्या से भाग देंगे तो 20 को 80 20 25 100 यानी 5 आ गया। यानी एक व्यक्ति जो है वो 5 रुपये कमा रहा है, यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय 5 रुपये है। वास्तविक राष्ट्रीय आय कितनी हो गई, 100 रुपये हो गई। और जनसंख्या यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए उस देश की, तभी आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय ये होती है। तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है, यानी कि जहाँ पहले 5 रुपये लोग कमा रहे थे वहीं अब 10 रुपये कमाने लगे हैं। अब जब 10 रुपये एक व्यक्ति कमा रहा है, 20 लोग हैं तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये यहाँ पर लोग कमा रहे हैं, यानी कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। पहले 100 एक प्रकार से हो रही थी, अब 200 हो गई है। तो इस प्रकार से इसमें वृद्धि हुई, यानी कि आर्थिक विकास हो रहा है। यही आर्थिक विकास होता है। समझ में आ रही होंगी चीजें। दूसरी विशेषता वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है आर्थिक विकास में। तीसरी विशेषता आर्थिक विकास की यह है कि आर्थिक विकास जो है वो दीर्घकालीन प्रक्रिया है। दीर्घकालीन प्रक्रिया है, इसीलिए प्रति व्यक्ति आय में निरंतर और दीर्घकालीन और राष्ट्रीय आय में निरंतर और दीर्घकालीन एक प्रकार से वृद्धि भी होती है, क्योंकि ये दीर्घकालीन प्रक्रिया है, लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा चौथी विशेषता है आर्थिक विकास की कि संसाधनों का समुचित दोहन इसमें होता है, समुचित दोहन होता है। आर्थिक संसाधनों का या फिर संसाधनों का समुचित दोहन होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या होता है, संसाधनों का समुचित दोहन होता है।
जितने भी संसाधन होते हैं उनका समुचित दोहन, उचित मात्रा में दोहन होता है। और संसाधनों का उचित मात्रा में दोहन अगर हो गया या होता है जिस भी देश में, तो वह देश गरीब नहीं होता है, वह देश धीरे धीरे अमीरी की ओर बढ़ने लगता है। क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर संसाधन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी खाने, बहुत सारी हीरा जवाहरात उनके नीचे पृथ्वी में गड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, लेकिन उनके उत्पादन के उत्पादन के साधन उनके पास नहीं है कि वो एक प्रकार से किन विधियों का, उनके पास विधियां नहीं है खनन करने की, उनके पास इतनी ज़्यादा टेक्निक नहीं है, तकनीकी नहीं है जिसका प्रयोग करके वो समस्त संसाधनों का एक प्रकार से दोहन करके और अपने राष्ट्र की प्रति कैपिटा इनकम यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद को मतलब कि जो राष्ट्रीय आय है, वास्तविक राष्ट्रीय आय है, उसको बढ़ाए। ठीक है, तो सबके पास उतनी तकनीकी नहीं, लेकिन उनके पास बहुत सारे संसाधन है, तो संसाधनों का समुचित दोहन होता है तो आर्थिक विकास हो रहा है, समझ लीजिए। ठीक है, तो एक विशेषता ये हो गई कि आर्थिक विकास में संसाधनों का समुचित दोहन होता है। पांचवी विशेषता ये है कि जीवन स्तर एवं समान कल्याण में सुधार होता है। आर्थिक विकास से क्या होता है, लाइफ स्टाइल में सुधार आता है और सामान्य कल्याण होता है, सभी का कल्याण होता है। क्योंकि सभी का कल्याण इसलिए होगा क्योंकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि होती किसी देश की, तो राष्ट्रीय बजट जो बनाया जाता है या बजट आता है जो, वो बजट में एक प्रकार से लोगों के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं और लोगों के लिए काम किया जाता है। तो ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात करें, छठी विशेषता इसकी ये है, ठीक है, तो जीवन स्तर और सामान्य कल्याण में सुधार होता है आर्थिक विकास से। इसके अलावा आर्थिक विकास से क्या होता है, आर्थिक विकास जो होता है, आर्थिक विकास में पर्यावरण संरक्षण से प्रेरित होना चाहिए। मतलब आर्थिक विकास आपका पर्यावरण संरक्षण से प्रेरित होना चाहिए। पर्यावरण को ध्यान में रख करके अगर कोई विकास हो रहा है तो वो आर्थिक विकास अच्छा माना जाता है, और अगर वो विकास पर्यावरण को ध्यान में रख करके नहीं हो रहा है तो ये विकास उतना उचित और उतना अच्छा नहीं माना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, यानी पर्यावरण संरक्षण से प्रेरित होना चाहिए आर्थिक विकास। तो इस प्रकार से ये इतनी विशेषता कौन कौन सी, आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है, वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है आर्थिक विकास में, दीर्घकालीन प्रक्रिया है आर्थिक विकास, संसाधनों का समुचित दोहन होता है आर्थिक विकास में, आर्थिक विकास जीवन स्तर एवं समान कल्याण में सुधार लाता है, आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से प्रेरित होना चाहिए। तो इस प्रकार से आर्थिक विकास की तमाम प्रकार की विशेषताएं मैंने आपको बता दी। अब हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से चीज़ों को जानते रहे, पढ़ते रहे। ठीक है, अब अगला पॉइंट है आपका आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। भाई आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा किसी बात की। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास आप लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने पहले आर्थिक समृद्धि को पढ़ाया और आर्थिक समृद्धि के कई सारी चीज़ें बताई आपको, फिर आर्थिक विकास के बारे में आपको समझाया। अब हम आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अंतर को लेकर के एग्जाम में प्रश्न आएगा, आपकी परीक्षा में आएगा और आता ही रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही आपके पेपर का नाम है। तो यही दोनों पॉइंट को आप विधिवत तरीके से समझ लेंगे तो 10 से 20 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। पहला पॉइंट आपका यही है भाई। पहला देखिए, पहला अंतर क्या है, आर्थिक समृद्धि जो होती है विकसित देशों से संबंधित होती है। विकसित देश मतलब ऐसे देश जो एक प्रकार से डेवलप्ड कंट्री है, मतलब कि जो एक प्रकार से विकसित हो चुके हैं, यानी जो धनी देश होते हैं जिनका विकास पूर्ण रूप से हो चुका है, जिन्होंने अपने संसाधन को एक प्रकार से मुख्य रूप से संसाधनों का विदोहन कर चुके हैं। ऐसे देश जिनके पास टेक्निक्स ज़्यादा हैं, ऐसे देश जो कि एक प्रकार से धनी, जैसे अमेरिका हो गए, चाइना हो गया, या एक प्रकार से मान लेते हैं और भी देश जो है रसिया हो गए या अन्य देश। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि जो है विकसित देशों से रिलेटेड है। विकसित मतलब डेवलप्ड कंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, जबकि आर्थिक विकास जो है वो किससे रिलेटेड है, अल्प विकसित देशों से, यानी अभी जिनका विकास कम हुआ है, जैसे अल्प विकसित भारत देश। तो भारत देश का एक प्रकार से विकासशील देश है भारत। ठीक है, मतलब विकास हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत के पास अभी उतनी टेक्निक्स नहीं है, हालांकि टेक्निक्स लगातार बढ़ रही हैं और उन टेक्निक्स के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, टेक्निक्स के माध्यम से संसाधनों का समुचित दोहन करेंगे। जब हम संसाधनों का समुचित दोहन करेंगे तभी ना क्या होगा, हमारा विकास होगा। यानी आर्थिक विकास जो रिलेटेड है वो अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास होता है, और आर्थिक समृद्धि किसमें होती है, आर्थिक समृद्धि मेरे प्यारे दोस्तों विकसित देशों में होती है। ठीक है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो डेवलप्ड कंट्री में होता है, और डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, डेवलपिंग कंट्री या एक प्रकार से अभी अल्प विकसित, यानी ऐसे देश जो कि प्रकार से अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, विकसित होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। चूंकि संसाधनों का समुचित दोहन आप इसी में करते हैं, आर्थिक विकास में ही। तो इस प्रकार से ये पहला अंतर, यानी आर्थिक समृद्धि विकसित देशों से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास अल्प विकसित देशों से रिलेटेड है। ठीक है, पहला अंतर।
दूसरा अंतर यह है कि आर्थिक समृद्धि जो है वो नियमित घटनाओं का परिणाम है। नियमित घटनाएं मतलब एक प्रकार से एक क्रमबद्ध घटनाओं का परिणाम होता है आर्थिक समृद्धि, एक सीरियल से, एक क्रमबद्ध तरीके से। जबकि आर्थिक विकास जो होता है वो सृजनात्मक शक्तियों का परिणाम होता है। किसका परिणाम होता है भैया? सृजनात्मक शक्तियों का, यानी कि एक प्रकार सीखने का, सृजन करने की क्षमता का विकास धीरे धीरे होता है इसमें। यानी आर्थिक विकास क्या सृजनात्मक शक्तियों का एक प्रकार से परिणाम है, जबकि नियमित घटनाओं का परिणाम होती है आर्थिक समृद्धि। ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर आप सभी लोग लिखिएगा, फटाफट से लिखने का काम करेंगे। तीसरा अंतर है आर्थिक समृद्धि जो है स्थैतिक साम्य से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? स्थैतिक साम्य से रिलेटेड है आर्थिक समृद्धि, ठीक है, यानी कि एक स्थिर विकास होता है। जबकि आप देखिएगा आर्थिक विकास जो होता है वो प्रावेगिक साम्य से रिलेटेड है, मतलब एक प्रकार से इसमें क्या है, इसमें अस्थिर होता है, विकास हो ही रहा होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, प्रावेगिक साम्य से रिलेटेड है आर्थिक विकास, जबकि आर्थिक समृद्धि स्थैतिक साम्य से रिलेटेड है। इसके अलावा आर्थिक समृद्धि का अर्थ क्या होता है? मतलब आर्थिक और सामान्य समृद्धि। तो आर्थिक समृद्धि का अर्थ है अधिक उत्पादन करने से। जितना ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा, उत्पादन के साधन कितना उत्पादन हो जाए, मतलब एक भौतिक संसाधनों का ज़्यादा उत्पादन हो जाए, मतलब एक प्रकार से इसमें गुणात्मक परिवर्तन पर कम और मात्रात्मक परिवर्तन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यानी कि एक प्रकार से अधिक उत्पादन किया जाए, चूंकि अब उनके पास टेक्निक्स का विकास हो चुका है, ठीक है। आर्थिक समृद्धि में क्या होता है? अधिक उत्पादन से होता है, जितना ज़्यादा उत्पादन हो जाए उस देश में, वही एक प्रकार से आर्थिक समृद्धि है। जबकि आर्थिक विकास की अगर बात की जाए तो आर्थिक विकास का अर्थ होता है अधिक उत्पादन भी होता है, नवीन तकनीकों का विकास भी करना होता है, चूंकि संसाधनों का तभी आप दोहन पर कर पाएंगे जब आपके पास नई नई टेक्नोलॉजी होगी, नई नई तकनीकें होंगी। इसके बाद में नवीन तकनीक का और संस्थागत सुधार, यानी जो भी हमारे संस्था में कमियां रह रही हैं, जो भी हमारे टेक्निक्स में कमियां रह रही हैं, उन चीज़ों में सुधार किया जाएगा। जो भी हमारे कुछ भी जो आप काम कर रहे हैं उसमें कमियां रह रही हैं, जो भी आप एक प्रकार से तमाम प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, उन सभी में संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। तो उन सभी के समन्वय से तात्पर्य होता है आर्थिक विकास का। यानी आर्थिक विकास अधिक उत्पादन को ध्यान में तो रखती है, इसके साथ ही साथ जो कमियां रह रही हैं उस पर भी फोकस करती है और नवीन तकनीकों की खोज में भी लगी रहती है, ताकि विकास जो है वो होता रहे, ठीक है। तो एक प्रकार से ये हो गया चौथा अंतर। पांचवा अंतर ये है मेरे भाई, पांचवा अंतर ये है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में, कि आर्थिक समृद्धि जो होती है वो स्वाभाविक, क्रमिक और स्थिर गति वाला परिवर्तन होता है। यानी ये क्या है? स्थिर गति वाला परिवर्तन होता है आर्थिक समृद्धि। स्वाभाविक परिवर्तन होता है आर्थिक समृद्धि, और एक क्रमिक परिवर्तन होता है, क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे परिवर्तन या स्थिर गति से परिवर्तन होता है। जबकि आर्थिक विकास की अगर बात की जाए तो प्रेरित यानी मोटिवेटेड और असतत प्रकृति का, यानी कि एक प्रकार से अस्थिर होता है, इसका परिवर्तन स्थिर नहीं होता है, असतत प्रकृति का परिवर्तन होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब लगातार भी हो सकता है, कभी रुक भी सकता है, आगे भी बढ़ सकता है, प्रेरित होता है, मोटिवेटेड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा गुणात्मक परिवर्तन की बात करता है। तो आर्थिक विकास प्रेरित और असतत प्रकृति का परिवर्तन होता है। इसके बाद में अगली जो एक प्रकार से अगला जो अंतर है खास करके आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में, वो अंतर है कि आर्थिक और संस्थागत, मतलब कि आर्थिक विकास जो होता है खास करके, मतलब आर्थिक समृद्धि में आर्थिक और संस्थागत घटकों में परिवर्तन होने पर स्वतः ही घटित होती रहती है। मतलब एक प्रकार से आर्थिक और संस्थागत घटकों में परिवर्तन जो होता है वो स्वतः ही घटित होती रहती है, तब स्वतः ही घटित हो जाता है। आर्थिक और संस्थागत घटकों में परिवर्तन स्वतः ही हो जाता है। जबकि विकास में क्या होता है? विकास के लिए संरचनात्मक परिवर्तनों का किया जाना आवश्यक होता है। यानी एक प्रकार से इसकी संरचना में परिवर्तन किया जाना, यानी इसमें एक प्रकार से खुद ध्यान देना होगा और संरचनात्मक परिवर्तनों पर ध्यान देना, संरचना में परिवर्तन करना होगा, स्ट्रक्चर में परिवर्तन करना होगा, खुद करना होगा, ये स्वतः नहीं होगा। जब आप संरचना में परिवर्तन करोगे तभी एक प्रकार से चीज़ों में वृद्धि होगी और आर्थिक विकास तभी संभव हो पाएगा। लेकिन आर्थिक समृद्धि में क्या हो रहा है कि जब आप आर्थिक या संस्थागत घटकों में परिवर्तन करेंगे तो खुद क्या हो जाएगा? एक प्रकार से परिवर्तन हो जाएगा और आर्थिक समृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो एक प्रकार से ये हो गया आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में कुछ बातें। हालांकि जो ये मैंने अंतर आपको बताए हैं, ये अंतर जो मैंने बताए हैं ये एक प्रकार से इन अर्थशास्त्रियों के आधार पर बताया है मैंने। एक तो है प्रोफेसर सुम्पीटर, दूसरी है श्रीमती उर्सुला हिक्स, और इसके अलावा तीसरे विद्वान है चार्ल्स किंडल बर्जर, और चौथे विद्वान है डॉक्टर ब्राइट सिंह, चार्ल्स किंडल बर्जर और श्रीमती उर्सुला हिक्स और प्रोफेसर सुम्पीटर बड़े अच्छे अर्थशास्त्री हैं, बात भी ध्यान रखेंगे। हालांकि और भी लोग विद्वान हैं, लेकिन
प्रोफेसर सुम्पीटर का नाम अलग अलग जगहों पर आप सुनते रहे हैं, तो प्रोफेसर सुम्पीटर ज़्यादा विद्वान मान सकते हैं, ज़्यादा विद्वान या एक प्रकार से फेमस विद्वान मान सकते हैं, प्रसिद्ध विद्वान है अर्थशास्त्र की दृष्टि से। तो एक प्रकार से इन सभी लोगों ने आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की परिभाषा दिया और आर्थिक वृद्धि और समृद्धि को एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन के रूप में परिभाषा दी, एक दोनों की तुलना करी, दोनों में अंतर बताया। तो इसीलिए एक प्रकार से मैंने ये एक प्रकार से आपके समक्ष आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर की बातें यहाँ पर बताई। तो इस प्रकार से आप लोग आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के अर्थ, परिभाषा, अंतर और विशेषताओं के बारे में समझ पाए। तो यही सारा हो गया आपका लगभग पूरा का पूरा चैप्टर। और इसमें इतनी बातें जो लिखी गई हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं पूरे के पूरे बोर्ड पर, जो कि एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आपके दिमाग में होना ही चाहिए, इसीलिए मैंने इनको लिखा है। बाकी चीज़ों को मैंने आपको बोल बोल करके समझाया है, निश्चित तौर पर आपके समझ में आया हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से एक प्रकार से वीडियो को देख लेंगे दोबारा, तो आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो ये एक प्रकार से स्क्रीनशॉट हो गया होगा, बिल्कुल। चलिए, तो ये आपने समझा बीए थर्ड ईयर के बारे में क्लास चल रही थी, 5th सेमेस्टर की अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की। ये एक प्रकार से 2024, 25, 26, 27 सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अर्थात 2024 में अगर आप 5th सेमेस्टर की परीक्षा देंगे तो आपके लिए भी, आप 25 में देंगे आपके लिए भी, आप 26 में देंगे उसके लिए भी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। आर्थिक समृद्धि और विकास आपको यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है पेपर नंबर 1 में, तो उसी का चैप्टर नंबर 1 ये है। चैप्टर नंबर 1 आज की वीडियो के माध्यम से समाप्त हुआ। अब आगे जो हम चर्चा करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। और सेकंड चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है भाई? सेकंड चैप्टर में हमको पढ़ना आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो घटक हैं, उन घटकों के बारे में हम लोग जानकारी ग्रहण करेंगे। ठीक है, यानी आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो कि प्रभावित करते हैं। ठीक है, उन प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अर्थात नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।